नमस्कार। मैं दिनेश कुमार मौर्य थूकता है भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी के सियासत पर। जी हाँ साथी, यूपी की सियासत जो हमारे देश की सियासत को दिशा और दशा और निर्देश भी देती है। साथियों, यूपी की जो सियासत है वो ये तय करती है कि केंद्र की सियासत में कौन बैठेगा, कौन इस सियासत में आगे बढ़ेगा, चाहे वो फिर किसी भी तरह की सियासत हो। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही विषयों पर। साथियों, चर्चा में हम आगे बढ़ें कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया को हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है कि हम नेक्स्ट विषय कौन सा लें और कहाँ हमारी गलती हुई है और कहाँ तक हम सही हैं। साथियों, आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण विषय है। उसकी जो मेन केंद्र है वो है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना का पूरे देश में बहुत जोर शोर से हो हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है। साथियों, ये हंगामा जो करने वाले लोग हैं, जो उस पर विरोध करने वाले लोग हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, वो कौन लोग हैं और किस विचारधारा पर वो काम करते हैं। साथियों, उनकी राजनीति क्या है ये हमें देखना होगा, तब हमें पता चलेगा कि हम लोग उनके विरोध को क्यों स्वीकार करें या ना करें। वही हमें यह भी देखना होगा कि जो बहुजन महापुरुष रहे हैं, जो एसटी एससी ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के नेता रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी बैकवर्ड समाज की जो भी नेता रहे हैं, उनकी लड़ाई क्या रही है और किस बात की लड़ाई रही है, हमें ये भी देखना होगा। और हमें ये भी देखना होगा कि एसटी एससी ओबीसी समाज की जो भागीदारी है देश में, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति इस समय क्या है, वो भी देखना जरूरी है। उनके पास रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े, ये सब देखना होगा कि टोटली जो जनसंख्या जो हमारे इस देश में राज कर रही है उनमें और इनमें क्या अंतर है, किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है जो हमारे देश पर राज कर रही है। साथियों, जातीय जनगणना बिहार में जो हुआ, सम्माननीय नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना के साथ साथ ये भी जनगणना कराया कि किसकी कितनी कैपेसिटी किस विषय पर है। चाहे उन्होंने ये भी देखा कि आर्थिक स्थिति से किस जाति के लोग हैं, उनकी जनसंख्या क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके लोग कितने सरकारी नौकरियों में हैं और किन पदों पर हैं, और कितने लोग राजनीतिक दलों में हैं और वो भी वहाँ पर भी वो किस पद पर हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कराया कि कितने लोग एसटी एससी ओबीसी समाज के या जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो किस बिजनेस में और कितने बड़े पैमाने पर हैं, कितने छोटे पैमाने पर हैं, कितने लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है। उन्होंने इन सब की जनगणना कराई। अब वो उस जनगणना के आधार पर ही भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे कि इनकी जनसंख्या भी, मान लीजिए कि बैकवर्ड की जनसंख्या राजनीतिक दलों में 15% है या 20% है, तो जबकि इनकी जनसंख्या टोटली जनसंख्या की 85% है, तो उन्हें 85% देना पड़ेगा राजनीतिक दलों में भी। अब टोटली जो जनसंख्या है
प्रशासन में देखा जाएगा कि किस जाति के लोग इसमें सबसे ज़्यादा हैं और कितने पद हैं। तो अगर वो ये देखते हैं कि इनकी जनसंख्या 85% है ST SC OBC की यहाँ पर, लेकिन उनकी भागीदारी 15% है, तो उसकी प्रशासन में भी 85% या ST SC OBC समाज के लोगों को प्रशासन में भी 85% की भागीदारी दी जाए। साथियों, फिर वो राजनीतिक दलों में देखते हैं कितने विधायक हैं ST SC OBC के, जिनकी जनसंख्या टोटली जनसंख्या का 85% है, तो उन्हें विधायक में भी 85% होना चाहिए, सांसद में होना चाहिए, राज्यसभा में होना चाहिए, हर जगह जज होना चाहिए, कलेक्टर होना चाहिए, वकील होना चाहिए, हर जगह टोटली जनसंख्या के जो 85% के लोग, इनकी जनसंख्या हर जगह 85% होना चाहिए। लेकिन अगर आज कल देखा जाए तो इनकी जनसंख्या हर क्षेत्र में, हर बड़े क्षेत्र में इनकी जनसंख्या मात्र 15 से 20% मिलेगी। बाकी जनसंख्या जो 15 से 15% की जनसंख्या है, उनकी जनसंख्या वहाँ पर 85% 80% देखी जाती है। तो जब जिस जाति के लोग जिस पद पर ज़्यादा रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो छोटे जाति के लोग हैं उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। वो जब उस पद पर जाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि कलेक्टर की पढ़ाई कोई बैकवर्ड कर रहा है, और जो इस समय उनकी परीक्षा लेने वाला है, कलेक्टर के लिए पास करने वाला है विद्यार्थी को, तो वो सवर्ण है। तो जब वो जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये तो बैकवर्ड है, इसको फेल कर दो, फिर वो अपने जाति के लोगों को लाकर बैठा देते हैं। तो फिर अब वहाँ ST SC OBC समाज के लोगों को बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा आरक्षण। नहीं भाई, इनकी इतनी सीट है, इन्हें देना ही पड़ेगा आपको। वो सीट को आप नहीं ले सकते, उस सीट पर यही लोग रहेंगे। उनकी योग्यता जो उस समाज के लोगों में जिनकी योग्यता होगी वो उन्हीं को दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा उनके ही समाज के लोगों को, तो उनकी फिर मजबूरी हो जाएगी, तो उस समाज के लोगों को वहाँ बैठाना पड़ेगा। और जब उस समाज के लोग वहाँ उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो वो भी बराबरी में आ जाएंगे, तो वो भी अपने समाज के लिए लड़ेंगे। हालांकि जितनी भी लड़ाई होती है वो देश के लिए होना चाहिए, लेकिन जो जाति है, ये जाति है कि जाति ही नहीं है। जाति के आधार पर आज शिक्षा होती है, जाति के आधार पर आज हर जगह न्याय और अन्याय हो रहा है। कहने के लिए तो पूरे देश में न्याय की बात होती है, सरकारें चल रही न्याय करती, लेकिन ये सत्य है कि देश में जाति के आधार पर ही न्याय और अन्याय होता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी कि आरक्षण रहेगा तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ये भी अपने बराबरी, और जब तक सर्व समाज का विकास नहीं हो जाता तब तक हम देश को संपूर्ण विकास के रास्ते पर नहीं ला सकते। जब पिछड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको भी हम आगे लाएंगे, उसका भी विकास करेंगे, उसके भी मनोबल को बढ़ाएंगे, उसके घर परिवार का विकास होगा, वो सरकारी नौकरी में होगा, वो विधायक में होगा, सांसद होगा, राज्यसभा में होगा, जज होगा, कलेक्टर होगा, तभी हमारे देश का संपूर्ण विकास होगा। तब हमारा देश जगत गुरु कहलाएगा, तब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगी, तभी हमारे देश में शांति और सौहार्द स्थापित होगा। साथियों, लेकिन इस बात को हम लोग बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। हमें जो 15% के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों को धर्म के जंजाल में जकड़ दिए, पोथी पत्रा इतना बना दिए कि हम लोग दिन रात उसी में पड़े रहते हैं और खुद मलाई मारते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, संसद भवन में। हम धर्म के विरोधी बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को इतना ज़्यादा धर्म में डाल दिया गया कि हम लोग धर्म में एकदम पागल हो गए, हम लोग जातिवाद में पागल हो गए, छुआछूत में पागल हो गए। और वो लोग संविधान पढ़ करके, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके वो लोग विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए। आपने कभी देखा कि किसी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री का बेटा
धर्म की रैली निकाल रहा हो, यज्ञ हवन धर्म की करा रहा हो, वो कभी कभी कराता है दिखावे के लिए। उसमें भी ये जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं 80-85% के लोग, ST SC OBC, इन लोगों को बुला के यज्ञ हवन कराते हैं, इन्हें से चंदा भी ले लेते हैं, इन्हीं से कमा के इनको 2 पूड़ी खिला दिए, वो तो खुश हो गए। तो ये हालात है इस देश की। और उनके जो नेता मंत्री कहते हैं कि धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, धर्म रहेगा तो देश रहेगा, तो धर्म रहेगा तो देश रहेगा। तो अपने बेटे को लाओ ना भाई, उसको अपना पूजा पाठ कराओ, क्या दिक्कत है। तो वो नहीं कराते हैं। तो उनके बेटे लोग कहाँ पढ़ते हैं? विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए। कभी देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में जाकर PhD करेंगे, मास्टर डिग्री हासिल करेंगे, वो कलेक्टर और नेता विधायक बनेंगे। और जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो धर्म के नाम पे कभी जय श्री राम, कभी अल्लाहू अकबर, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, और उसके बाद आपस में भिड़कर मर भी जाएंगे। और हम ही लोग उन्हें नेता बना देते हैं वोट दे करके। जो 15% के लोग हैं उनके बेटा बेटी आगे बढ़ते हैं और 4 व्हील गाड़ियों में चलते हैं, और हम लोग पैदल चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, और एकदम कट्टर धार्मिक बन जाते हैं। कहते हैं कि वो तो ऊपर वाले जो नसीब में होगा। अरे भाई, नसीब में जो होगा वो होगा, तो नसीब आपके लिए नहीं है ना। तो उनसे कहीं जो नेता मंत्री विधायक बने, भैया काहे नेतागिरी करो, घर में बैठो, घर में बैठो, जो नसीब में होगा मिलेगा। लेकिन वो कहता है नहीं, हम तो करेंगे नेतागिरी, तुम जाके मंदिर में पूजा करो, जो नसीब में होगा। ये सब हम लोगों को बरगलाया जाता है। तो साथियों, मेरा कहने का मकसद ये है कि हम सबको धर्म के जंजाल में इतना नहीं जकड़ना है कि हम लोग अपने महापुरुषों की जो लड़ाई है उसको आगे ना बढ़ा सकें। इसलिए हमें अभी बदलना होगा। ऐसा नहीं कि हम कल बदलेंगे, सब बदल जाएंगे तो हम बदलेंगे। हम सबको अभी से बदलना पड़ेगा, तब हम सब आगे आ सकते हैं, तब हमारे देश का संपूर्ण विकास होगा। अगर संपूर्ण विकास चाहते हैं तो अपनी भागीदारी को निश्चित ही हम लोगों को निभानी पड़ेगी। हमारे ST SC OBC समाज के लोगों को भी सभी क्षेत्रों में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। हम लोग हिस्सा भी नहीं लेते। हमारे ST SC OBC समाज के भी लोगों की कमी है कि वो लोग हिस्सा ही नहीं लेना चाहते। अभी राजनीति में जाना होगा तो बोलेंगे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, राजनीति तो बहुत गंदी चीज़ होती है। भाई, राजनीति ही इस देश की दशा और दिशा निर्देश सब कुछ तय वही करती है। राजनीति गंदी कैसे हो सकती है? राजनीति शब्द का अर्थ होता है मतलब वो नीति जिससे इस देश पर राज किया जा सके। राजनीति मतलब राज करने के लिए जो नीति अपनाई जानी चाहिए, जो नीति बनाई जानी चाहिए, वो जो नीति उपयोग में लाई जानी चाहिए, वो है राजनीति। राज करने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो करना चाहिए। हमारे महापुरुष जिन्होंने राज किया, वो हमेशा सारी चीज़ें अपने हाथों में लेकर के रखते थे, तब वो राज करते थे। और आज हम लोग ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं। भाई, ऊपर में कुछ नहीं है, सब नीचे वाले के भरोसे रहो और खुद के दम पर खुद मेहनत करो, खुद संघर्ष करो, तब आप आगे बढ़ोगे, तब आपका समाज, आपका परिवार सब आगे बढ़ेगा। मेहनत करोगे तो होगा, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। आप किसी के बहकावे में ना आए। साथियों, हम फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही बहुत सारे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे विषय जो आज तक आप सभी के बीच में नहीं आया है, हम उन विषयों को आप सभी के बीच में लाएंगे और इस लड़ाई को हम सब लड़ करके अपने समाज को जागरूक करेंगे, देश के विकास में सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे और देश को फिर से स्वर्णिम भारत बनाएंगे। इसी के साथ फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।